पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत सेंट्रल टॉलरेंस के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो पेरिफेरल टॉलरेंस से रिलेटेड है। मैं बता दिया था कि पेरिफेरल टॉलरेंस जो है वो आउटसाइड द मैच्योरेशन से है, आउटसाइड फ्रॉम मैच्योरेशन। जो मैच्योरेशन के सेंट्रल ऑर्गन हैं इनसे बाहर जो कुछ होगा, जो काम करेगा, टॉलरेंस का काम है, वो किसका काम है? पेरिफेरल टॉलरेंस का काम है। इसमें क्या करता है? इसमें एक इम्पॉर्टेंट इसका ये स्टेप है कि एनर्जी करता है। एनर्जी करता है। एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी का मतलब ये है कि ये हमारे पास फंक्शनल कोई भी सेल है, कोई भी हमारे पास या तो टी सेल है या बी सेल है, उसे फंक्शनल उनकी इनएक्टिवेशन करता है। अगर हम टी सेल की बात करें, अगर हम टी सेल्स की बात करें तो जो टी सेल्फ अपने ही सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट हैं उनकी क्या करेगा? उनकी फंक्शनली इनएक्टिवेशन करेगा। उनको डेथ डाई नहीं करेगा, उनकी एपोप्टोसिस नहीं करना है इसने। उनको क्या करना है? उनको फंक्शनली इनएक्टिव करना है। तो ये फंक्शनली इनएक्टिव कैसे करता है? फंक्शनली इनएक्टिव करना ये पेरिफेरल टॉलरेंस का डिफरेंट स्टेप के थ्रू होता है। अभी कौन कौन से वो स्टेप है जिसके थ्रू ये फंक्शनली इनएक्टिवेशन करता है? तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है पेरिफेरल टॉलरेंस? हमारे पास ये रिकॉग्निशन ऑफ पेप्टाइड करता है। अभी जो ही पेप्टाइड जो सेल्स हैं टी सेल्स, उनकी रिकॉग्निशन हो गई किसके थ्रू? MHC मालिक्यूल के थ्रू, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स मालिक्यूल के थ्रू। उसकी जो हमारे पास कहाँ है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर मौजूद है, और इसकी रिकॉग्निशन हो गई कौन से मालिक्यूल की वजह से? B7 मालिक्यूल की वजह से। जब हमारे पास B7 मालिक्यूल एंटीजन प्रेजेंटिंग मालिक्यूल के MHC को रिकॉग्नाइज कर देगा तो यहाँ पर जोन से सेल्फ इफेक्टिव है, उनकी क्या करेगा? एनर्जी करेगा, उनको फंक्शनली इनएक्टिव करेगा। किस प्रोसेस के थ्रू? अभी आगे वो स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू करेगा। अगर हमारे पास थाइमस में डिफरेंट सेल आते हैं, थाइमस में टी सेल आते हैं, और उस टी सेल में हेल्पर टी सेल जो CD4 टी सेल है वो जाते हैं, और वो CD4 टी सेल वहाँ पर जो होते हैं वहाँ पर उनकी रेगुलेशन होती है। अगर वो CD4 टी सेल अपने ही के अगेंस्ट हों तो वहाँ पर एक फैक्टर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हमारे पास वहाँ पर मौजूद होता है, और वो मैच्योरेशन से रिलेटेड नहीं है, आउटसाइड द मैच्योरेशन से है। उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है FOXP3। अभी ये इस फैक्टर का क्या काम है? इस फैक्टर का काम ये है कि ये हमारे पास CD4 जो टी सेल है इसकी डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस करता है। अभी याद रहे कि ये फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है। ये फंक्शन CD4 जो हेल्पर टी सेल है इसकी डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस करता है। जो ही इसमें क्या आ जाए, जो ही इसमें हमारे पास म्यूटेशन आ जाए तो उस म्यूटेशन के बाद क्या होगा? जो इस म्यूटेशन आई, इस म्यूटेशन के बाद FOXP3 में म्यूटेशन आ गई, और इस म्यूटेशन के बाद डायरेक्ट ऑटो इम्यूनिटी होगी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि यही जो सेल हैं ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ है कि माइस में अपने ही सेल के अगेंस्ट इन लोगों ने डिस्ट्रक्शन कर दिए। तो देखें, इसकी म्यूटेशन की वजह से FOXP3 की म्यूटेशन की वजह से एक कंडीशन अराइज होगी, उसका नाम है IPEX
इससे क्या आता है? IPEX से किया आता है कि जो ही इसकी म्यूटेशन हुई तो इम्यून डिसरेगुलेशन होगी। इम्यून क्या होगी? इम्यून डिसरेगुलेशन होगी, जितने भी इम्यून सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। पी से क्या आता है? जितनी भी ऑर्गन है उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, पॉली एंडोक्राइनोपैथी हो जाएगी। जो ही पॉली एंडोक्राइनोपैथी होगी उसके बाद आगे क्या है? हमारे पास एंटेरिक सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ एंटीरोपैथी हो जाएगी और वो एंटीरोपैथी हमारे पास कौन सी लिंक्ड होगी? एक्स लिंक्ड होगी। तो मतलब ये है कि FOXP3 की वजह से इम्यून डिसरेगुलेशन, पॉली एंडोक्राइनोपैथी और एंटीरोपैथी एक्स लिंक हो गई। ये आईपेक्स, ये सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून डिजीज़ इसने क्या कर दी? सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ इसने काज कर दी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है FOXP3, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। अगर ये इम्पॉर्टेंट रोल इसका जो ही ख़त्म हुआ है इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, जो रेगुलेटरी टी सेल है जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, उस रेगुलेटरी टी सेल का फंक्शन ख़त्म हुआ और उसने जिस चीज़ को सप्रेस करना था, जिस फैक्टर को सप्रेस करना था वो ख़त्म हुआ और उसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन अराइज हो गई। अभी देखें कुछ टी सेल ऐसे भी हैं, यहाँ पर आउटसाइड फ्रॉम मैच्योरेशन है, एनर्जी के साथ साथ ये कुछ आगे टी सेल हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी ये क्या करेगा? डिलीशन करेगा। पेरिफेरल टॉलरेंस डिलीशन कैसे करेगा? थ्रू एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के थ्रू ये हमारे पास इनकी डिलीशन करेगा। लेकिन ये डिलीशन कैसे? टी सेल की रिकॉग्निशन हो गई, हाँ हो गई। टी सेल की रिकॉग्निशन हो गई कि ये टी सेल जो हमारे पास है ये सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट है। तो क्या होगा? यहाँ पर एक फैक्टर है, उसका नाम है प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर। प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर कौन सा है? BCL2 फैमिली से बिलोंग करता है और ये BCL2 जो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर है ये रेगुलेट करता है किस चीज़ को? ये रेगुलेट करता है बीम फैमिली के फैक्टर को और ये बीम फैमिली का फैक्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर की फैमिली से बिलोंग करता है। तो मतलब ये है कि ये BCL2 इसको एक्टिवेट करेगा और इसको एक्टिवेट करने का काम ये है कि ये आगे डायरेक्ट क्या करेगा? ट्रिगर करेगा किस चीज़ को? एपोप्टोसिस को। लेकिन वो एपोप्टोसिस किस तरीके से ट्रिगर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था बचपन में, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के ज़रिए। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के ज़रिए इसने प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर एक्टिवेट हुआ, BCL2 फैक्टर, उसने बीम फैमिली के थ्रू ट्यूमर नेक्रोसिस रिसेप्टर के थ्रू ट्रिगर किया एपोप्टोसिस को और उस एपोप्टोसिस माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के थ्रू उसने क्या किया? उसने सारा जो निज़ाम था तितर बितर कर दिया और वो टी सेल को डिलीट कर दिया, टी सेल को ज़िंदगी से डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर ये पेरिफेरल टॉलरेंस का काम है, एनर्जी के साथ साथ हमारे पास ये डिलीशन भी करता है और ये डिलीशन सेल्फ टॉलरेंस को ब्रेक करता है। ये डिलीशन की अगर आगे हम फर्दर मैकेनिज़्म की बात करें, ये हमारे पास डिलीशन जो है ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी इफ़ेक्ट होते हैं ये डिलीशन, और कुछ जो हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इफ़ेक्ट होते हैं। जेनेटिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन सेल्फ टॉलरेंस और प्रेफर टॉलरेंस को इफ़ेक्ट करते हैं? हमारे पास कुछ डिसऑर्डर होती हैं जिसे कहा जाता है मल्टी जेनिक डिसऑर्डर। मल्टीजेनिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है? मल्टीजेनेटिक डिसऑर्डर मोर एविडेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास पाई जाती हैं, जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं। जब उनमें ज़्यादा होती है मल्टीजेनेटिक डिसऑर्डर में, इसमें लाइक हमारे पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के लोकस हैं, के अलील हैं और उसके अलील दो हैं, एक TR है
और एक डी क्यों है। अभी डी आर और डी क्यों अगर नॉन इनहेरिटेड हो, अगर नॉन इनहेरिटेड होने के साथ ही अगर ये दो अलील नॉन इनहेरिटेड हैं तो नॉन इनहेरिटेड के साथ इनकी रेशो क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। अगर ये ऑड रेशो में हो तो इट विल बी मोर रिस्की, रिलेटिव मोर रिस्की। तो उस रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है कि ये अगर ये हमारे पास इनहेरिटेशन इसकी सही नहीं हो रही, म्यूटेशन आ गई है, चेंजेस आ गई हैं, तो ये रिस्की होंगे और जो टॉलरेंस है वो सारा का सारा इफ़ेक्ट हो रहा है। हमारे पास कुछ अलील मैं बता दूं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4, ये हमारे पास अगर हो, इसमें म्यूटेशन आए और ऑड रेशो में हो तो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस काज करता है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट और भी अलील हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27, ये भी हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी में चला जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पर कंप्लीट सिनारियो पढ़ लिया है कि सेल्फ टॉलरेंस, पेरिफेरल टॉलरेंस कैसा होता है कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द टी सेल जो है, नॉर्मल रेगुलेटरी टी सेल जो है CD4 या हेल्पर टी सेल या वो हैं, वो कुछ फैक्टर को सप्रेस करते हैं और वो फैक्टर अगर ये हेल्पर रेगुलेटरी टी सेल का फंक्शन ही ख़त्म हो गया तो इसके फंक्शन के ख़त्म होने के साथ ही क्या होगा, एपोप्टोसिस नहीं होगी, जो फंक्शनल चेंजेस हैं वो नहीं। स्टेप के थ्रू होता है MHC कम्प्लेक्स जो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे होता है, ये रिकोगनाइज करता है, किसकी वजह से होता है, B7 मालिक्यूल की वजह से इसकी रिकोगनिशन हो जाती है और ये रिकोगनिशन होने के बाद ही टी सेल जो इसमें मौजूद है CD4 सेल थाइमस में या किसी भी लिम्फोइड ऑर्गन में, वो हमारे पास वहाँ पर सिग्नल पाथवे के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसका नाम है FOXP3 जो CD4 सेल की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में काम कर रहा है। अभी अगर CD4 टी सेल की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस नहीं हो रही तो वहाँ पर एक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन का नाम क्या है, उस कंडीशन का नाम ये है कि वहाँ पर उसकी वो सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और इसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी जिसका नाम है इम्यून डिसरेगुलेशन पॉलीन्यूक्लियोपैथी एंटीरोपैथी एक्स लिंक डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है जो इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की म्यूटेशन की वजह से हो जाएगी। आगे देखें तो अगर हम आगे देखें तो सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो इसकी वजह से होगी, लेकिन ये हमारे पास कौन सा फैक्टर है, एनर्जी में आ रहा है, फंक्शनल इनएक्टिव। हाँ, इसके साथ साथ डिलीशन भी होती है, एपोप्टोसिस भी होती है टी सेल की, जो सेल्फ इन्फेक्टेड हों, जो सेल्फ इंजेक्टेड हों, जो खुद ही अपने सेल के खिलाफ हों, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोएपोप्टोटिक सेल्स फैमिली होते हैं, फैक्टर होते हैं, BCL2 फैमिली से बिलोंग करते हैं और बीम फैमिली के साथ कंसल्टेड है। तो वहाँ पर वो बीम फैमिली क्या करता है, ट्रिगर करता है एपोप्टोसिस को, किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के थ्रू। अभी अगर आपका BCL2 अगर आपका डिस्टर्ब है तो जो ही BCL2 आपका देता है तो आइपिक्स काज होगा और जो ही यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर हमारे पास भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हमारे पास मल्टी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि मोर प्रोमिनेंट है किस चीज़ में, जो कि मोर प्रोमिनेंट है मोनोजाइगोटिक। तो फॉक्स जो था यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइस कर रहा था, BCL2 की वजह से हमारे पास ये कंडीशन अराइज हो रही है। तो मल्टी जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर ऑड रेशियो में आ जाए, अगर DRDQ नॉर्मल इनहेरिटेड ना हो तो ऑड रेशियो में हो तो हाई रिस्की होते हैं, मोर इफेक्टेड होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास टॉलरेंस भी डिलीट हो जाती है। अभी मॉलिक्यूलर मिमिक्री की मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री एक ऐसा टर्म है जिसमें हमारे पास जितने भी लाइक अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, यूवी रेडिएशन अगर आपके बॉडी पर पड़ती है तो यूवी रेडिएशन स्किन के जितने भी माइक्रोबायोम्स हैं, माइक्रोबायोम्स की जो सेल्फ एंटीजन है उनको चेंज कर देता है। अभी जो ही उनको चेंज किया वो चेंज हो गए और चेंज होने के साथ ही जो हमारे ऑटो इम्यून सेल हैं, जो आर्मी है, वो भी इनके अगेंस्ट भी हो गए और इसके साथ जो हमारे स्किन के अपने सेल्फ एंटीजन उनके भी अगेंस्ट हो गए। तो मिमिक्री होने की वजह से सेल्फ
जो टिश्यू के साथ मिमिक होने की वजह से, सिमिलर होने की वजह से जो इसके माइक्रोम सेल्फ एंटीजन थे वो इसकी तरह अभी इसको ख़त्म करना था, उसने अपने सेल को भी ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास मसल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास किस में आती है? ऑटो इम्यून कंडीशन में आती है। लाइक हमारे पास अगर हम बात करें सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में, उसमें भी ऑटो इम्यून कंडीशन है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ऑटो इम्यून ऐसी कंडीशन है कि उसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। मल्टीपल ऑर्गन में हमारे पास स्किन आता है, हमारे पास जॉइंट्स आते हैं, हमारे पास ये जितने भी फैक्टर हैं, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, ये सारे फैक्टर उससे मुलविस होते हैं ऑटो इम्यून कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। मिमिक्री इतना पता होना चाहिए कि यूवी रेडिएशन जो है नॉर्मल जो है वो अगर लग जाती है अपने ही सेल के अगेंस्ट, तो उसका जो अपना सेल्फ एंटीजन है वो बिल्कुल मिमिक कर देता है माइक्रोब की तरह, तो वो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता है। तो डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? प्रेफरल टॉलरेंस, इसमें एनर्जी डिलीशन और इसके अलावा मिमिक्री और सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस।